टाइम हाई। एशियन गेम्स 2023 तीरंदाजी में एक और गोल्ड। भारत ने तीरंदाजी में एक इतिहास रच दिया। ज्योति वेन्नम और ओजस देवताले ने स्वर्ण पदक जीता है। तीरंदाजी के कंपाउंड मिक्स इवेंट में गोल्ड पर कब्जा। फाइनल में कोरियाई जोड़ी को मात दी। कोरियाई जोड़ी को 159-158 से हराया। और अगर एशियाड की बात कर ली जाए तो ऑल टाइम हाई परफॉर्मेंस। 11वां दिन चौथे नंबर पर भारत। 71 मेडल अब तक। तो भारत का एशियन गेम्स में अब तक का बेस्ट प्रदर्शन। भारत ने अपने नाम 71 मेडल कर लिए हैं। 16 गोल्ड भारत के खाते में, 26 सिल्वर, 29 ब्रॉन्ज, कुल 71 गोल्ड। चौथे नंबर पर हमसे ऊपर सिर्फ साउथ कोरिया, जापान, चीन। ऑल टाइम हाई परफॉर्मेंस। सागर में प्रदेश के नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस का काम ही है सिर्फ आरोप लगाना, गाली देना, लेकिन हम विकास की बात करते हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को जितना समर्थन मिल रहा है वो बताता है कि जनता बीजेपी और हमारी सरकार से खुश है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हम लोगों को रोजगार देने और प्रदेश में निवेश के लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं। इस कड़ी में 5 अक्टूबर को इन्वेस्टर्स समिट भी करने जा रहे हैं। इसमें देश के बड़े उद्योगपति और विदेश से आए बिजनेसमैन शामिल होंगे। सर, बीते दिनों कांग्रेस ने कुछ आरोप लगाए थे, उन पर लोकायुक्त में जांच भी चली और आपको क्लीन चिट मिल गई है। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, क्या कुछ मामला था? देखिए, कांग्रेस ने षड्यंत्र किया था। कांग्रेस का ये हमेशा चरित्र रहा है कि षड्यंत्र करना, और उसी के अंतर्गत हमारे खिलाफ भी षड्यंत्र किया था। और उस षड्यंत्र में अब लोकायुक्त से क्लीन चिट मिल गई है, तो ये साफ हो गया कि कांग्रेस ने षड्यंत्र किया था। कांग्रेस को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को षड्यंत्र पूर्वक फंसाकर, उलझाकर और कैसे भी चुनाव प्रभावित किया जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास जनता में जाने के कोई मुद्दे नहीं। तो कांग्रेस के पास सिवा झूठ बोलने के, षड्यंत्र करने के अलावा कोई विषय नहीं। हम लोग देखते हैं कि अगर कांग्रेस के किसी नेता के भाषण होते हैं, कांग्रेस के लोगों के, तो 1 घंटे के भाषण में वो 15 मिनट तो माननीय मोदी जी को गालियां बकते हैं, 15 मिनट माननीय स्वराज जी को गालियां बकते हैं, 15 मिनट स्थानीय नेताओं को भाजपा के गालियां बकते हैं। तो पूरे भाषण में सिवा गालियों के कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। 60 साल तक देश में शासन करने के बाद देश के लिए लोगों ने उन्होंने कुछ देश के लिए किया नहीं। आज भी उनके पास ना नेता है, ना मुद्दे है, ना संगठन है, ना लोग हैं, ना प्रत्याशी हैं। और इसलिए उनका एक ही रास्ता है कि षड्यंत्र करो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बदनाम करो और षड्यंत्र के माध्यम से सत्ता में आ जाओ। भाई साहब, जन आशीर्वाद यात्रा के आप प्रभारी रहे हैं, पूरे प्रदेश में कैसा समर्थन रहा और आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ स्थिति देखते हैं आप भाजपा की प्रदेश में? देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम लोग लगभग हर विधानसभा तक मध्य प्रदेश में पहुँचे। 10,000 किलोमीटर की हम लोगों ने इस यात्रा में 10,000 किलोमीटर चली हमारी 5 यात्राएं, और जो जन समर्थन मिला है, और इसमें हमारे राज्य के सभी नेता, केंद्र के हमारे सभी नेता, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार यात्राओं में चले हैं। तो जिस तरह से अभूतपूर्व समर्थन, जन समर्थन और जन आशीर्वाद मिला है, उस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक जीत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वैसे एक सवाल और है, अभी तक इन्वेस्टर समिट मीट जो है वो देश लेवल पर या प्रदेश लेवल पर होती थी, पहली बार खुरेज जैसे क्षेत्र में ये समिट हो रही है, क्या कुछ इसके दूरगामी परिणाम होंगे? देखिए, हमने एक शुरुआत की है। अभी तक ये बात सही है कि इन्वेस्टर समिट
या तो इंदौर में मध्य प्रदेश में होती थी, या देश में होती थी, या राज्यों की राजधानी में होती थी। पर खुरई में हम पहली बार इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं और हम संभावनाएं हमारे खुरई में जो औद्योगिक विकास की हैं उसको हम पूरे देश के उद्योगपतियों को बताना चाहते हैं। हमारे यहाँ हम लोगों ने 4000 एकड़ का लैंड पूल बनाया, लैंड बैंक बनाया और हमारे यहाँ बिजली है, पानी है, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेन है, सारी सुविधाएं हमारे यहाँ पर हैं। और किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़रूरी होता है रॉ मटेरियल। तो पेट्रोकेमिकल प्लांट लगभग 2 साल में चालू हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ प्लास्टिक है वो कच्चा माल मिलेगा। तो हज़ारों की संख्या में जो प्लास्टिक के आइटम बनाने वाले जो कंपनियाँ हैं, लगभग आजकल 70-80% चीज़ें प्लास्टिक से बनती हैं। तो वो सारी कंपनियां अपने कारखाने लगाएंगी। अभी जब माननीय प्रधानमंत्री जी बीना आए थे तब भी वो अनेक उद्योगपति यहाँ पर आए थे। तो जो पहले प्रयास कर लेता है उसको सफलता मिलती है। तो हमने खुरई में इसकी शुरुआत की है और मुझे विश्वास है कि हम शुरुआत कर रहे हैं और आने वाले समय में उसके अच्छे परिणाम होंगे। और खुरई का औद्योगिक रूप से अभी भी हमारा खुरई एग्रीकल्चर जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनका हब है। हमारा खुरई कृषि के मामले में पूरे देश में जाना जाता है। खुरई को हम अब इंडस्ट्रियल हब भी बनाने जा रहे हैं और इसके साथ साथ एजुकेशन का हब, मेडिकल कॉलेज, ये सब हम आने वाले 2-3 वर्षों में खुरई के अंदर हम लोग कर लेंगे। समृद्धि भी आएगी, संपन्नता भी आएगी और बेरोजगारी समाप्त होगी। खुरई में होने वाले इन्वेस्टर समिट जो एक बड़ा अपने आप में एक कहना चाहिए बड़ा आयोजन है खुरई के लिए। अभी तक इन्वेस्टर समिट जो है वो प्रदेश लेवल पर या देश लेवल पर हुआ करते थे, लेकिन ये पहला मामला है जब खुरई में मंत्री भूपेंद्र सिंह जो हैं वो इन्वेस्टर समिट करा रहे हैं। इसके जरिए जो है खुरई को एक अलग ही विकास की गति देने की बात उनके द्वारा की जा रही है और आगामी समय में जो है खुरई जिला बनकर भी उभरेगा। पंकज प्रजापति, न्यूज़ 18 सागर। और अब भोपाल से बड़ी खबर, मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तैयारियां पूरी। आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रकाशन किया जाएगा। 64,523 मतदाता केंद्रों पर BLO सूची पढ़कर सुनाएंगे। जिला स्तर पर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी होनी है। अंतिम प्रकाशन की सर्टिफाइड कॉपी और एक कॉपी CD में उपलब्ध करवाई जाएगी। आज राज्य निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दोपहर तकरीबन 12:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन मीडिया से चर्चा करेंगे। बड़ा अपडेट चुनाव से जुड़ा हुआ, सियासी अपडेट हम लगातार आपको पहुंचाते हैं और अब आयोग से जुड़ा एक बड़ा अपडेट। आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चुनाव आयोग के निर्देश पर यह किया जाएगा। 64,523 मतदाता केंद्रों पर BLO सूची पढ़कर सुनाएंगे। जिला स्तर पर सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक भी होनी है। अंतिम प्रकाशन की सर्टिफाइड कॉपी और एक कॉपी CD में भी उपलब्ध करवाई जाएगी। आज राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है दोपहर तकरीबन 12:30 बजे। खबर ग्वालियर से, जहां लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल यूनिवर्सिटी में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। देर रात 100 से ज्यादा छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई। कई छात्रों की हालत बिगड़ती जा रही है, कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। छात्रों को उल्टी दस्त होने पर LNIPE के हेल्थ सेंटर में ही भर्ती किया गया था, इलाज शुरू किया गया था। जब छात्रों की हालत बिगड़ने लगी तब उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस तरह के आरोप हैं यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर। सर एक्चुअल में ये तो मतलब हमें भी नहीं पता कि फूड पॉइजनिंग हुआ है नहीं हुआ है, बट कह सकते एक तरीके से जब इतने बड़े लेवल पे लोग बीमार हो गए हैं, बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल चारों तरफ, तो कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई सर इस वजह से। तो कितने छात्राएं बीमार हुए? सर इसका पर्टिकुलर मुझे तो कोई नॉलेज नहीं, बट हॉस्पिटल में आप देखिए फिर हाँ लगभग कह सकते हैं सर। क्या खाया था आपने, क्या बनाया था? लास्ट क्लास जो डिनर था उसमें पनीर बना हुआ था। तो इसका मेस का जो ओनर है वो कौन है? सर ये इसकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है मुझे एक्चुअल में, मैं इसके ओनर की क्योंकि हम भी नए हैं सर, अभी पढ़ने आए हैं। तो आपकी हालत कैसी है? सर अभी तो बुखार आ रहा है, जा रहा है कंटिन्यूसली।
अभी LNIP में कुछ बच्चे एक साथ बीमार हुए और मुझे खबर लगी कि करीबन 100 के आसपास कुछ बच्चों को उल्टी और घबराहट, चक्कर, इस तरह का कुछ पता चला। तो 2-3 बसों में भर के आ गए हैं। हमारा पूरा मेडिसिन डिपार्टमेंट, सारा स्टाफ हमने लगा दिया है और जहाँ जहाँ जिन जिन संसाधन मेरे पास उपलब्ध हैं वो सारे लगा दिए हैं। बच्चे अभी सारे अंडर कंट्रोल हैं। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो संस्थान है LNIP, वहाँ पर क्या हुआ है, क्या इंसिडेंस है, क्योंकि ये मैंने पता करने की कोशिश नहीं की है अभी। तो उनका जो उनको लक्षण है उसके हिसाब से उनका इलाज, वो मेरी प्राथमिकता है, वो हमने शुरू कर दिया है। और अब सतना से बड़ी खबर, 3 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 2 मजदूरों को गंभीर चोट आई है। हादसे के वक्त अब तक जो जानकारी मिली है, हादसे के वक्त 4 लोग ही इस मकान में मौजूद थे। सिटी कोतवाली के बिहारी चौक की घटना है। मकान मालिक फरार बताया जा रहा है। इमारत का जो मालिक है वो फरार बताया जा रहा है। जानकारी ये भी मिल रही है कि चुपचाप से रिनोवेशन का काम करने के दौरान जब पिलर और दीवार को छेड़ा गया तो ये इमारत भर-भराकर गिर पड़ी। जर्जर इमारत भी ये बताई जा रही है, यानी ब्लैक लिस्टेड आप इसे कह सकते हैं निगम की तरफ से। बावजूद इसके इस तरीके से रिनोवेशन का काम चुपचाप से यहाँ चल रहा था। उज्जैन में एक अजीबोगरीब सा मामला सामने आया है। नानखेड़ा थाना इलाके के महावीर कॉलोनी में सुअरों को पकड़ने गई टीम पर हमला कर दिया है सुअर पालकों ने। इस हमले में ठेकेदार बुरी तरह से घायल है। इसका CCTV भी सामने आया है। तस्वीरों में नजर आता है एक युवक को कुछ लोग पीट रहे हैं। वहीं अगले ही पल कुछ और बदमाश बाइक पर सवार होकर यहां पहुंचते हैं। लाठी, डंडे, धारदार हथियार से हमला कर देते हैं। दरअसल निगम ने ठेकेदार अजय डागर को सुअर पकड़ने का ठेका दिया था। इसके बाद ठेकेदार, पुलिस और निगम की टीम सुअर पकड़ने के लिए पहुंची हुई थी। जैसे ही इसकी भनक सुअर पालकों को लगी, उन्होंने हमला बोल दिया। मौके से पुलिस और निगम की टीम फरार हो गई है। युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। जनमन गण की बात, वोटर्स के मन की तहकीकात। बोलिए बोलिए, मत रहिए मौन। चुनाव की खास पेशकश, इंजन की सीटी में वोटर बोले, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।